एक कंपनी है डिस्ट्रेस लिमिटेड, उसकी एक डिवीज़न है पर्सनल कंप्यूटर की, और ये पिछले 2 से 3 सालों में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ को फ़ेस कर रही है। अब ये अपना जो डिवीज़न है ये फाइनेंशियल क्रंच के कारण बेचना चाहती है। कितने में बेचना चाहती है? 180 करोड़ में बेचना चाहती है। इसी डिवीज़न का जो मैनेजमेंट है उसके अंदर मिस्टर स्मिथ काम करता है। मिस्टर स्मिथ कह रहे हैं ना कि कंपनी बेच रही है तो मैं ये डिवीज़न खरीद लेता हूँ। लेकिन चूँकि जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी ये फ़ेस कर रही है, इसकी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए मेरे को 85 करोड़ और लगेंगे। यानी 180 करोड़ मेरे को कंपनी को देने पड़ेंगे डिस्ट्रेस लिमिटेड को, और 85 करोड़ मेरे को फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी को दूर करने में लग जाएंगे। यानी मेरे को टोटल कितने चाहिए होंगे? मेरे को टोटल 265 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। अब इसके पास तो मिस्टर स्मिथ के पास इतने पैसे हैं नहीं, तो मिस्टर स्मिथ एक यूरोपियन वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म के पास जाता है और उसको बताता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरे को पैसे की ज़रूरत है। तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट होता है वो मिस्टर स्मिथ को फाइनेंस करने के लिए रेडी हो जाता है। अब देखो किस किस तरीके से फाइनेंस होगा। मिस्टर स्मिथ 60 करोड़ रुपए लगाएगा, जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो 22.5 करोड़ रुपए लगाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो इस तरीके से जो इक्विटी शेयर कैपिटल होगी इनिशियली वो 82.5 करोड़ की होगी, और जो वेंचर कैपिटलिस्ट है उसको 22.5 के 9% डिवेंचर इशू कर दिए जाएंगे। और जो डिवेंचर्स होंगे, एक डिवेंचर की कीमत 100 रुपये की होगी, और 160 करोड़ का लोन ले लिया जाएगा इससे 8% का। तो इस तरीके से जो 265 करोड़ है ना ये फुलफिल हो जाएंगे। अच्छा देखो, ये जो डिवेंचर है ना 100 रुपये का, इसके साथ एक एक डिवेंचर के साथ एक वारंट भी दिया जाएगा वेंचर कैपिटलिस्ट को। वारंट क्या होता है? वारंट को आप यूँ समझ लो कि एक तरीके का राइट होता है जिसका यूज़ करके आप शेयर परचेज कर सकते हो। अगर कंपनी शेयर इशू नहीं भी करना चाहती है तो भी आप वारंट दिखा करके कंपनी से शेयर परचेज कर सकते हो। लेकिन ये जो वारंट है ना इसके साथ 2 कंडीशन अटैच है। पहली कंडीशन ये है कि इसको सिर्फ 4 साल के बाद ही एक्सरसाइज किया जा सकता है, और एक वारंट जब आप दिखाओगे कंपनी को तो उसके बदले में आप क्या कर सकते हो, आप 10 इक्विटी शेयर आप परचेज कर सकते हो, और हर इक्विटी शेयर की कीमत 120 रुपया होगी। ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। और जहाँ तक रही इस 8% लोन की बात, तो ये जो 8% लोन है ना इसको आपको 8वें साल के एंड में पे करना पड़ेगा, और एक साथ सारा का सारा पे करना पड़ेगा। उसके पहले आपको इसकी पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी। हाँ, डिबेंचर के साथ आप एक बात और है डिबेंचर की रीपेमेंट से रिलेटेड, ये है कि जो डिबेंचर है ना उसको आपको 6 साल में 6 साल के दौरान इक्वल इक्वल आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी रीपेमेंट करनी पड़ेगी। और जो आप इंस्टॉलमेंट जो आप रीपे करोगे उसके अंदर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों अमाउंट इन्वॉल्व होंगे। मिस्टर स्मिथ कह रहा है कि जो डिविडेंड हो रखेंगे हम लोग वो 12.5% से ज़्यादा का रखेंगे नहीं शुरू के 4 साल। और जो शुरू के 4 साल की जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो भी आपको यहाँ पे बता रखा है। और जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है 5 से 6 साल तक वो क्या रहने वाला है, वो 35% रहने वाला है। In order to attract VenCap, Mr. Smith stated that book value of equity shall increase by 20% during above 4 years। जो अपने ऑफर को और लुभावना बनाने के लिए मिस्टर स्मिथ वैनकैप को कहता है कि जो हमारी जो बुक वैल्यू है ना वो हर साल 20% से इंक्रीज होगी। अब बुक वैल्यू होती क्या है? देखो, बुक वैल्यू होती है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इन दोनों का जो सम होता है ना उसे हम कहते हैं बुक वैल्यू। तो इन दोनों का जो सम है ये हर साल 20% से क्या होगा, इंक्रीज होगा। आगे कहता है कि although VenCap has shown their interest in investment but are doubtful about the projections of growth in the value as per projections of Mr. Smith. Further, VenCap also demanded that warrants should be convertible in 18 shares instead of 10 as proposed by Mr. Smith. तो जब मिस्टर स्मिथ ने बोला कि जो हमारी बुक वैल्यू है हर साल 20% से ग्रो करेगी, तो जो वैन कैप है उसको डाउट लग रहा है। उसको लग रहा है नहीं यार 20% से ऐसा कैसे हो सकता है कि हर साल 20% से ग्रो करेगी। तो मिस्टर स्मिथ को डाउट है इस बारे में। और जो वैन कैप है वो ये भी चाहता है कि जो आपने मेरे को राइट दिया है कि मैं एक वारंट दिखाकर 10 शेयर खरीद सकता हूँ, तो वो कह रहा है कि ये इसको 10 की जगह आप 18 शेयर करो। यानी मैं एक राइट दिखा करके मेरे को एक वारंट दिखा करके मेरे पास राइट होना चाहिए कि मैं 18 शेयर तक खरीद सकूँ। You are required to determine whether or not the book value of equity is expected to grow by 20% per year। और आपको ये डिटरमाइन करना है, यानी मैं कौन हूँ, थर्ड पार्टी, मेरे को डिटरमाइन करना है कि क्या जो ये जो मिस्टर स्मिथ कह रहा है
कि जो बुक वैल्यू है 20% से हर साल ग्रो करेगी, क्या ये एक्चुअल में ग्रो करेगी कि नहीं करेगी, मेरे को ये बात पता लगाना है। Further, if you have been appointed by Mr. Smith as advisor, then whether you would suggest to accept that demand of VanCap of 18 shares instead of 10 or not। तो आपको ये भी बताना है कि जो वैनकैप कह रहा है ना कि मेरे को एक वारंट के बदले में 18 शेयर खरीदने का राइट दो, तो क्या ये मिस्टर स्मिथ के लिए फ़ायदेमंद का सौदा होगा कि नहीं होगा, उसको राइट ये देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आपको ये बात भी बतानी है। यानी आपको दो बात बतानी है। पहला ये कि जो बुक वैल्यू है क्या ये 20% से ग्रो कर रही है, हर साल की नहीं कर रही है। और दूसरा बात ये जो राइट मांग रहा है वैनकैप एक वारंट के बदले 18 शेयर खरीदने का, क्या ये सही है या नहीं है। तो पहले हम बुक वैल्यू का देख लेते हैं। तो बुक वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस। तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो हमें ऑलरेडी पता है कितना 82.5 का इक्विटी शेयर कैपिटल है। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस हमें नहीं पता है। रिजर्व एंड सरप्लस तो हमें तब पता चलेगा। रिजर्व सरप्लस होता क्या है, एक तरीके से रिटेन्ड अर्निंग्स ही तो होती है। तो जब हम ऑपरेशंस करेंगे तभी तो हमें पता चलेगी ना कि हर साल की रिटेन अर्निंग कितनी आएगी। देखो हर साल का EBIT तो हमें दे रखा है, जब हम इनकम स्टेटमेंट जब फॉर्म करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि रिटेन अर्निंग कितनी आ रही है। डिविडेंड 12.5% के डिविडेंड बांटने के बाद तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो हम यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहले हम EBIT लिखते हैं जो कि हमें ऑलरेडी दे रखा है। फिर इसमें से इंटरेस्ट लेस करेंगे डिबेंचर का, फिर लोन का इंटरेस्ट। अब बचा EBT। अब EBT में से टैक्स लेस कर देंगे 35% का, बच जाएगा EAT में से 12.5% का डिविडेंड दे देंगे। फिर करंट ईयर की रिटेन अर्निंग्स हमारे पास बच जाएंगी। तो इस तरीके से हमें जो रिटेन अर्निंग्स है वो पता लग जाएगी। अभी तक मैंने सिर्फ यहीं तक की बात करी है, ठीक है। तो 8% लोन कितना है, 160 करोड़ का है ना लोन, 160 करोड़ का। ये देखो इसका 8% का आप इंटरेस्ट हर साल दे दो, तो कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अच्छा, इंटरेस्ट तो हमें डिबेंचर का भी देना है, 9% के डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है वो भी देना है हमें। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये ना कि हमको इसकी हर साल इक्वली इंस्टॉलमेंट हमें पे करनी पड़ेगी 6 साल तक के लिए। इस तरीके से जो 22.5 करोड़ की जो डिबेंचर है, इस तरीके से रीपेमेंट करी जाएगी 22.5 करोड़ के डिबेंचर की, इक्वली इंस्टॉलमेंट पे करके हर साल। लेकिन हमें ये नहीं पता। अब देखो इक्वल रीपेमेंट करेंगे हम तो इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना होगा, ये कैलकुलेट करने में हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले तो हम रीपेमेंट शेड्यूल निकाल लेते हैं कि जो डिबेंचर होगा ना उसको हम किस तरीके से रीपेमेंट करेंगे, तब हम उसमें से बड़े आराम से इंटरेस्ट कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो रीपेमेंट शेड्यूल निकाल लेते हैं। तो डिबेंचर का क्या था, डिबेंचर को इक्वली एनुअली इंस्टॉलमेंट में रिपेमेंट होगी डिबेंचर्स की, और 6 साल के अंदर रिपेमेंट हो जानी चाहिए। तो इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना निकलता है हमारा, तो देखो इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है कि जो भी आपका लोन अमाउंट है ना उसको डिवाइड कर दो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से। तो 9% का इंटरेस्ट रेट है और 6 साल के लिए है, तो 9% का 6 साल तक जो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आएगा वो कितना आएगा 4.486, और लोन अमाउंट कितनी है 22.5 करोड़ की। तो 22.5 करोड़ डिवाइड बाय 4.486, यानी हमें हर साल 5.0156 करोड़ की क्या करनी पड़ेगी, रीपेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो शुरू में ओपनिंग बैलेंस कितना रहा, ये हमारा 22.5 करोड़ का ओपनिंग बैलेंस था। इसमें से इंटरेस्ट हम प्लस कर देंगे इसमें। तो 9% का इंटरेस्ट आप क्या करो प्लस कर दो, और इंस्टॉलमेंट माइनस कर दो, 5.0156 की इंस्टॉलमेंट माइनस कर दो, तो आपका ये क्लोजिंग बैलेंस निकल कर के आ जाएगा। अब ये क्लोजिंग बैलेंस हमारा अगले साल का ओपनिंग बनेगा। इसमें क्या करो इंटरेस्ट प्लस कर दो फिर से, और फिर से इंस्टॉलमेंट जो है वो क्या लेस कर दो, तो आपका क्लोजिंग आ जाएगा। तो इस तरीके से करते करते हमारा जो ये अमाउंट बैलेंस है इसको हम रिपे कर देंगे। अच्छा, ये जो देखो यहाँ पे जो बता रखा है ना, ये है कि ये जो इंस्टॉलमेंट की जो हम पेमेंट कर रहे हैं इसमें इतना पेमेंट प्रिंसिपल से रेट करता है, ठीक है। और इतना हमारा क्या है इंटरेस्ट का। देखो इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर लिया ओपनिंग बैलेंस के ऊपर, और इंस्टॉलमेंट की जब हम पेमेंट करेंगे तो उसमें इतना तो हमारे इंटरेस्ट का पेमेंट होगा और इतना प्रिंसिपल का रिपेमेंट होगा। तो ये बाइफर्केशन के लिए इन्होंने यहाँ पे प्रिंसिपल रिपेमेंट भी ऐड कर दिया। अगर आप नहीं भी ऐड करोगे, नहीं भी दिखाओगे इसको अलग से, तो कोई बात नहीं है, आप सिंपल इक्वेशन ऐसे दिखा सकते हो, ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस इंस्टॉलमेंट इक्वल टू क्लोजिंग, इस तरीके से आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो हमने प्रिंसिपल इस तरीके से यहाँ पे क्या निकाले, हमने जो डिबेंचर का प्रिंसिपल है वो हमने निकाल लिया। तो डिबेंचर के प्रिंसिपल ने डिबेंचर का इंटरेस्ट निकाला है हमने, प्रिंसिपल के ऊपर 9% का लगेगा ना ओपनिंग प्रिंसिपल के ऊपर, है ना।
तो यहाँ पे इंटरेस्ट की फिगर्स हमने सारी की सारी डाल दी है। अगर लोन की भी अगर इंस्टॉलमेंट जाती है ना, तो लोन का भी इस तरीके से इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करना पड़ता, क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है ना वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट किया जा रहा है। तो लोन की चूंकि रिपेमेंट होगी नहीं, तो ओपनिंग बैलेंस तो इसका हर साल सेम ही होगा, तो इंटरेस्ट अमाउंट सेम ही होगा, तो हमें ज़्यादा कुछ भी करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन चूंकि जो डिबेंचर है उसकी रिपेमेंट हम हर साल करेंगे, तो हर साल ओपनिंग बैलेंस चेंज होगा, तो हमें हर साल का पहले क्या पता लगाना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस पता लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम डिबेंचर का इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ये जो रिपेमेंट शेड्यूल है हमें ये पता करना पड़ा। तो ये सारी कैलकुलेशन आपने कर ली, ठीक है, डिविडेंड भी आपने रिपे कर दिया, तो आपकी जो करंट ईयर की जो रिटेन अर्निंग है आपको ये पता चल गई है करंट ईयर की रिटेन अर्निंग। तो देखो फर्स्ट ईयर में क्या होगा, फर्स्ट ईयर में आपका कोई प्रीवियस ईयर का रिजर्व एंड सरप्लस तो है नहीं, क्योंकि आपका जो आपने खरीदा है उसका पहला साल ये खरीदने के बाद का। तो ये आपकी जो रिटेन अर्निंग है ये आपकी क्लोजिंग रिजर्व हो जाएगी, ये आपकी क्लोजिंग रिजर्व हो गई। नेक्स्ट ईयर में आपकी रिटेन अर्निंग आ गई इतनी, और पिछले साल की आपके पास इतनी पड़ी हुई थी क्लोजिंग रिजर्व, तो यानी जो टोटल जो रिजर्व सरप्लस का बैलेंस है वो इतना हो गया। इस तरीके से आपका रिजर्व सरप्लस का बैलेंस हर साल की रिटेन अर्निंग्स को जोड़ते जोड़ते इतना हो जाएगा। अब आप हमें क्या निकालना था, हमें बुक वैल्यू निकालनी थी। बुक वैल्यू के लिए दो कंपोनेंट होता है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, दूसरा होता है रिजर्व सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस। तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो हमारी सेम ही रहने वाली है। हमारी जो रिजर्व सरप्लस थी उसके उसकी बैलेंस का हमें पता लगाना था कि हर साल इसका बैलेंस कितना कितना होगा। तो हमने पता लगा लिया हर साल इसका बैलेंस इतना 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 होगा। तो अब हमें बुक वैल्यू भी पता चल गई कि हर साल बुक वैल्यू इतनी इतनी होगी। तो अब हम देखते हैं कि क्या बुक वैल्यू 20% से ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। तो देखो ये फॉर्मूला होता है किसका, जब हम कंपाउंडेड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर से जब अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, जब कंपाउंडेड इंटरेस्ट का जब हम यूज़ करते हैं ना, तब फॉर्मूला ये लगता है। ये ए क्या है, ए का मतलब होता है कि आखिरी अमाउंट। ए का मतलब क्या होता है, आखिरी अमाउंट जिस अमाउंट पे आप, या मैच्योरिटी वाला अमाउंट। और पी मतलब इनिशियल अमाउंट जो आपने डाला था, इन्वेस्ट किया था। अरे आर मतलब रेट, टी मतलब वो वाला टाइम पीरियड जिसमें क्या हो रहा है, इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है हमारा। तो हमारा इंटरेस्ट बाय डिफ़ॉल्ट एक साल में जो है वो कंपाउंड होता है। तो ए मतलब मैच्योरिटी फिगर कितनी आ रही है, अपनी मैच्योरिटी फिगर अपनी इतनी आ रही है 194.7795 की। और पी हमारे कितना है, शुरू में कितना था बुक वैल्यू, शुरू में बुक वैल्यू हमारी देखो, जब सबसे पहले जब ये तो देखो ये साल के लास्ट में बुक वैल्यू दे रखी है, साल के शुरू में बुक वैल्यू कितनी थी, फर्स्ट ईयर के शुरू में बुक वैल्यू कितनी थी, बुक वैल्यू तो इक्विटी शेयर कैपिटल ही थी, क्योंकि कोई पुराना रिजर्व तो था नहीं, तो जो इक्विटी शेयर कैपिटल था हमारा वही हमारा बुक वैल्यू रहा होगा। तो साल के शुरू में 82.5 करोड़ का हमारा एक बुक वैल्यू था, और 4 साल के एंड में जो एक बुक वैल्यू आ रही है वो 194.7795 आ रही है। अब हमें रेट देखना है कि कितने रेट से ये क्या हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है। तो रेट हमें निकालना है, तो हमने आर लिख दिया, और 4 साल का पीरियड है, हर एक एक साल में कंपाउंड हो रहा है ना, और टाइम पीरियड कितना 4 साल का, यानी कंपाउंडिंग का पीरियड कितना है, कंपाउंडिंग पीरियड 4 है, यानी हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 23.96 का आएगा, यानी जो बुक वैल्यू है ना वो 23.96 से बढ़ रही है। ग्रोथ रेट क्या है, कितनी है, 23.96। मिस्टर स्मिथ ने कितनी बोली थी, देखो यहाँ पे मिस्टर स्मिथ ने बोली थी ग्रोथ रेट 20 रहेगी, 20%, लेकिन यहाँ पे 23.96% है, यानी मिस्टर स्मिथ ठीक कह रहा है। ठीक है, तो मिस्टर एक बात तो हमने पता लगा ली कि मिस्टर स्मिथ ठीक कह रहा है। दूसरा बात हमें ये पता लगाना था कि जो वैन कैप है वो कह रहा है कि आप मेरे को एक वारंट के बदले 18 शेयर खरीदने का मेरे को ऑफर दो। तो हमें ये बात पता लगानी है कि मिस्टर स्मिथ को एग्री करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलो देखते हैं। देखो जो मैनेजमेंट है यानी मिस्टर स्मिथ, वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड करता है। तो देखो 60 करोड़ उसने कैपिटल में लगा रखा है, और 10 रुपये का एक शेयर है, यानी उसके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 6 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हैं। ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट यानी वैन कैप है, उसके पास कितने नंबर ऑफ शेयर हैं, उसने 22.5 करोड़ लगा रखा है, और 10 रुपये का एक शेयर है, यानी उसके पास 2.25 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स है। तो शुरू में तो जो ये जो डिवीजन है पर्सनल कंप्यूटर वाला, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, तो शुरू में तो 8.25 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स है, जिसमें से 6 करोड़ किसके पास थे, मिस्टर स्मिथ के पास। तो कंट्रोल कौन कर रहा होगा, मिस्टर स्मिथ, क्योंकि इसके पास ज़्यादा पोर्शन है। अब देखते हैं कि अगर हम मिस्टर स्मिथ को वारंट दे देते हैं, हम ये एक वारंट के बदले 18 शेयर परचेज करने का अगर ऑफर देते हैं, तब क्या होगा। तो जो मिस्टर स्मिथ है उसके पास वारंट है कितने, उसके पास 22.5 लाख के वारंट से, देखो 22.5 करोड़ के डिबेंचर्स थे
कितने के डिवेंचर थे? 22.5 करोड़ के डिवेंचर थे और हर डिवेंचर की वैल्यू क्या थी? 100 रुपीज़ की थी, यानी 22.5 लाख डिवेंचर्स इशू किए गए थे वैनकैप को और हर डिवेंचर के साथ एक वारंट था, यानी वारंट भी कितने मिले होंगे? वारंट भी 22.5 लाख वारंट्स मिले होंगे। तो अगर 4 साल बाद ये सारे के सारे वारंट्स अगर वैनकैप यूज़ करता है तो इसको कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इसके पास होंगे? तो इसके पास इक्विटी शेयर्स होंगे 22.5 लाख इंटू 18, क्योंकि 18 का चाहता है तो 22.5 लाख इंटू 18, यानी इसको 4.05 करोड़ इक्विटी शेयर ये अपने लिए और इशू करवा लेगा। यानी इसके पास टोटल इक्विटी शेयर्स कितने हो जाएंगे? 6.30 करोड़ और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 12.30 करोड़ टोटल नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे और 6.30 करोड़ किसके पास हो जाएंगे? वैनकैप के पास। यानी 4 साल बाद जो कंट्रोलिंग पोजीशन है उसमें वैनकैप आ जाएगा, है ना। तो मिस्टर स्मिथ के साथ तो बहुत बड़ा घपला हो जाएगा, उसको तो कंट्रोलिंग पोजीशन से हटा दिया जाएगा। तो हम यहाँ पे मिस्टर स्मिथ को कहेंगे कि अगर आप कंट्रोलिंग पोजीशन में रहना चाहते हैं तो आप इसका ऑफर ना मानो, आप एक वारंट के बदले में ज़्यादा से ज़्यादा इसको 10 शेयर ही दो, ठीक है। एक वारंट के बदले में 18 शेयर वाला प्रपोजल रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो हम तो यही कहेंगे, बाकी जैसा मिस्टर स्मिथ ठीक समझे। तो ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और आपने इसको प्रैक्टिस करके ज़रूर जानना है एग्ज़ाम में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 1-2 बार तो वैसे भी घर में प्रैक्टिस कर लो। तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा।